नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लॉक के प्राकृतिक अधिकार से संबंधित विचार। लॉक ऐसा विचारक है जिसने कि सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया। लॉक के राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण सार है या एक महत्वपूर्ण आधार है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचार। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में लॉक ने विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया है अपनी विचारधारा को, जिसमें उसने प्राकृतिक अधिकारों के अर्थ से लेकर उसका महत्व क्या है उसके बारे में लॉक ने विस्तार से बताया है कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति सामाजिक समझौता करते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं। तो लॉक चूँकि एक व्यक्तिवादी विचारक है, एक उदारवादी विचारक है, जिसने कि राज्य की सीमित सत्ता या राज्य के सीमित शासन के सिद्धांत का या सीमित सरकार के सिद्धांत का समर्थन किया। तो उसी आधार पर लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लॉक व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए उसने प्राकृतिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया है। उसका मानना है कि सरकार शासन का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और व्यक्ति को, और लॉक की यह भी धारणा है कि व्यक्ति को यह प्राकृतिक अधिकार राज्य या सरकार से नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि व्यक्ति को यह अधिकार प्रकृति से मिले हैं। व्यक्ति जन्म से इन अधिकारों को लेकर पैदा होता है और जब वो राज्य का निर्माण करता है तो वह इन अधिकारों के साथ ही राज्य में प्रवेश करता है। लॉक का कहने का तात्पर्य है बच्चों कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न थे और वह उन अधिकारों का प्रयोग करते थे, जिसमें लॉक ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को महत्वपूर्ण अधिकार माना और लॉक ने विस्तार पूर्वक इन अधिकारों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर लॉक की जो धारणा है कि किस प्रकार व्यक्ति जो है वो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो लॉक ने यह कहा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत, शासन आदि से संबंधित जो भी उसके सिद्धांत हैं वह सब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत या उसकी सुरक्षा से संबंधित है। तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया कि व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में भी 3 अधिकार प्राप्त है: जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक का मानना है कि हर व्यक्ति के पास प्राकृतिक जो अधिकार है वो अनुल्लंघनीय, अहरणीय है, जिसको कि राज्य और समाज छीन नहीं सकता, और व्यक्ति इन्हीं अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है। और इस प्रकार ये प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक इसीलिए है क्योंकि हर सामाजिक, प्राकृतिक, कानूनी व्यवस्था में यह अधिकार मान्य होते हैं और व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का जो वर्णन किया है उसमें हम अब पढ़ेंगे कि प्राकृतिक अधिकार किस प्रकार के थे। जीवन का अधिकार, तो लॉक ने मनुष्य की जीवन जीने के अधिकार को प्राकृतिक माना है, जो कि व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का, अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार है। सभी को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार है और स्वयं अपने जीवन को सुरक्षित रखे, साथ साथ वह अन्य के जीवन का भी ध्यान रखे। दूसरा अधिकार उसने बताया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से लॉक का तात्पर्य है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करना और अन्य किसी को भी उसकी इच्छा के बिना किसी काम करने के लिए बाध्य नहीं करना। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के अधिकार में उसने माना है कि व्यक्ति किसी के भी अधीन नहीं होता है, वह केवल प्राकृतिक नियमों और कानूनों के अधीन होता है। तो उसका स्वतंत्रता का अधिकार जो है व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता देना, जो प्रकृति से प्राप्त होती है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के बारे में लॉक ने विस्तार से बताया और उसने कहा कि संपत्ति की जो एक अवधारणा है उसका उसने व्यापक रूप से उसका अर्थ बताया है कि व्यापक अर्थ में संपत्ति से तात्पर्य यह है कि उसमें जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल होता है, और सीमित अर्थ में देखें तो संपत्ति में केवल व्यक्तिगत या निजी संपत्ति को शामिल किया जाता है। तो लॉक चूँकि सीमित और संवैधानिक शासन की अवधारणा का समर्थन करता है, इसलिए उसने संपत्ति के अधिकार
का प्रतिपादन किया ताकि व्यक्ति का जो अधिकार है वो सरकार को सीमित रख सके। और उसने यह बताया है कि व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो समाज या सरकार से पूर्वज को मिला है, इसलिए सरकार या राज्य उसको छीन नहीं सकता। तो इस प्रकार संपत्ति के अधिकार में उसने व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया है। और इस प्रकार उसने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना और इस आधार पर उसने बताया कि संपत्ति के अधिकार के ऊपर किसी भी तरह के कोई नियमों या कानूनों का बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पर उसने बताया कि मानव को अपनी भूमि, अपने सारे प्रकृति को जो भी उसको प्रकृति से जो चीज़ें मिलती है वो सब मनुष्य की अपनी होती है। तो इस आधार पर उसने कहा है कि निजी संपत्ति व्यक्ति के लिए न्याय संगत होती है और जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है वो उसकी संपत्ति है और उस पर व्यक्ति का न्यायोचित अधिकार होता है। तो इस प्रकार लेकिन वो लोग निजी संपत्ति के अधिकार को व्यापक रूप से परिभाषित करने के साथ साथ उसने कुछ उस अधिकार पर कुछ सीमाएं बताई है कि किसी को भी किसी की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं होता। उसने दूसरों के लिए उसकी संपत्ति को छोड़ देना चाहिए और निजी संपत्ति वही होती है जो कि व्यक्ति अपने मेहनत से या श्रम से कमाए, अर्जित करे। तो इस प्रकार ये तीनों ही सीमाएं उसने उस पर लगाई है, लेकिन लॉक ने इन सीमाओं को औपचारिक रूप से बताकर निजी संपत्ति के अधिकार को यह कहकर सीमाहीन बना दिया है कि ये जो तर्क है वो व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नहीं है। तो इस प्रकार उसका मानना है कि व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति का एकमात्र अधिकार होता है अपनी संपत्ति पर। तो इस प्रकार लोक ने इन संपत्ति के अधिकार का जो वर्णन किया है उसमें वो एक व्यक्तिवादी, एक उदारवादी विचारक के रूप में वो हमारे सामने आता है। तो लोक ने निजी संपत्ति में पूंजी को, धन को मान्यता दी और इस प्रकार उसने एक उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है वह प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने जो संपत्ति का जो अधिकार बताया उसको उसने प्राकृतिक माना और उसने यह कहा कि निजी संपत्ति व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसके बिना व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं होता है और निजी संपत्ति व्यक्ति की मेहनत से, योग्यता से ही अर्जित होती है और व्यक्ति का जो श्रम है, उसकी योग्यता है, वो उसकी संपत्ति है और उसी से अपनी वो संपत्ति को अर्जित करता है और ये निजी संपत्ति समाज के हित के लिए होती है और इस प्रकार वो व्यक्ति की मेहनत का परिणाम होती है। तो इस प्रकार लोक ने प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार बताए वो राज्य की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास बने रहते हैं, उसका अंत नहीं होता और व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जो है वो राज्य में इसलिए लाए जाते हैं ताकि राज्य उन अधिकारों की सुरक्षा कर सके। तो इस प्रकार शासन जो है इन अधिकारों को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसका अस्तित्व ही उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही है। तो इस प्रकार लॉक ने प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का जो वर्णन किया है उसमें उसने कहा है कि कोई भी राज्य व्यक्ति के अधिकारों को यदि उसका उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है, वो राज्य का विरोध कर सकते हैं और नई सरकार का जो है वो नियुक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसने प्राकृतिक अधिकारों का विस्तार से विवेचन किया, लेकिन उसके इस प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई है। जैसे कि प्राकृतिक अधिकारों का जो विचारधारा है उसमें विरोधाभास है। एक और तो वह अधिकारों को प्राकृतिक जन्मजात मानता है तो दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि जो वस्तु मनुष्य अपने श्रम से अर्जित करता है वही प्राकृतिक अधिकार है, तो उसमें विरोधाभास हो जाता है। फिर लॉक ने संपत्ति के अधिकार पर विस्तार से विचार किया है, लेकिन उसने स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार का उसके साथ वर्णन नहीं किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि लॉक का व्यक्तिगत या निजी संपत्ति पर ज़्यादा जोर था। फिर लॉक ने निजी संपत्ति का प्रतिपादन करके वो पूंजीवाद का प्रवक्ता हमारे सामने बन जाता है। तो इस प्रकार लॉक ने पूंजीवादी अवधारणा को बल दिया। तो लॉक के संपत्ति का जो अधिकार है उसमें उसने ये बताया है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसमें उत्तराधिकार के द्वारा उसने संपत्ति के हस्तांतरण का भी समर्थन किया है, लेकिन उसने यह भी माना है कि जब
जो निजी संपत्ति वो श्रम का परिणाम है, तो उसमें वसीयत द्वारा दूसरों की संपत्ति, हम दूसरों को संपत्ति का हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी विरोधाभासी विचारधारा है लॉक की। फिर लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के जो अधिकार स्वीकार किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान समय में शिक्षा, संस्कृति, धर्म आदि के अधिकार भी महत्वपूर्ण है जो लॉक ने नहीं बताए हैं। तो इस प्रकार लॉक ने केवल संपत्ति की अवधारणा पर ज़्यादा जोर दिया है। तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में अधिकारों को जन्मजात माना है, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम देखें अधिकार व्यक्ति के जीवन की वह सुविधाएं, परिस्थितियां होती है जो उसको राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर हम यह देखें कि इस अधिकार की अवधारणा में उसने राज्य और समाज को महत्व नहीं दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना राज्य और समाज के अधिकार नहीं होते हैं। वो एक स्वतंत्रता नहीं होकर एक वह स्वच्छंदता बन जाती है जो कि समाज में विद्रोह या संघर्ष को जन्म देती है। तो इस प्रकार लॉक ने प्राकृतिक अवधारणा, प्राकृतिक अधिकारों का जो प्रतिपादन किया है वो लॉक के राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण देन है। तो व्यक्ति की संपत्ति का जो सुरक्षा का उसका सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और जिसने आगे आने वाले समय में अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांतियों को बढ़ावा दिया और उनकी स्वतंत्रता को जन्म दिया। तो इस प्रकार लॉक के राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दर्शन है या उसका योगदान है वो प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित सिद्धांत है।